आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे OSI मॉडल का लेयर नंबर 4। जैसा कि पिछले लेक्चर पे मैंने आपको पढ़ाया था, OSI मॉडल के 7 लेयर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, जिस पर मैंने लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3 कंप्लीट की थी। और ये है लेयर नंबर 4, जो कि नेटवर्क की लेयर नंबर 4 कहलाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर, ये वो लेयर है जो कि 7 लेयर्स के बीच में जो भी लेयर होगी ना, समझ लीजिए कि 3 लेयर्स ऊपर हैं, 3 लेयर्स नीचे हैं, उसके जो बीच वाली जो लेयर है ना, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर। अगर आपके पास 7th लेयर है तो 4th वाली उसके बीच की होगी। 3 अपर में आ जाएंगी, 3 लोअर में आ जाएंगी, और बीच वाली जो लेयर होगी उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्ट लेयर। और उसके बाद इस लेयर में जो हम बात करते हैं ना, जैसा कि लिखा हुआ है, दिस लेयर डील विद द ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ TCP एंड UDP प्रोटोकॉल। जैसा कि पिछले लेक्चर में नेटवर्क का जब था, नेटवर्क लेयर था, उसमें हमने डील किया था किससे? IP एड्रेस वगैरह से। इस पे हम क्या डील कर रहे हैं? TCP और UDP के प्रोटोकॉल को, और जो कि एक डेटा सेगमेंट होता है जिसको ट्रांसफ़र करना होता है डेस्टिनेशन तक, क्लाइंट से डेस्टिनेशन या सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने में जो अहम किरदार अदा होता है नेटवर्क लेयर का, वो कौन होती है? कौन सी लेयर होती है? वो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, जिसमें हमारे पास कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं? TCP और UDP। और उसके बाद आ जाए, ये जो है OSI मॉडल का जो है स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने 7 लेयर्स यूज़ होती है, जो कि अभी हम हैं कहाँ पर? ट्रांसपोर्ट लेयर पर, जो कि लेयर नंबर 4 कहलाएंगे। फिर उसके बाद सेशन पे करेंगे प्रेजेंटेशन, और फिर एप्लीकेशन होगी। तो अब ट्रांसपोर्ट लेयर आपको पता चल गया। यहाँ पे देखें, ये मिडल ऑफ 7th लेयर है, जिसमें देखें 3 अपर है, 3 नीचे, और बीच में जो है ट्रांसपोर्ट लेयर है। फिर उसके बाद आ जाए, ये बेसिक पॉइंट्स हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के, जिसमें ये सबसे पहला पॉइंट क्या है? इन ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा इज सेंट इन सेगमेंट्स। इसमें जो डेटा है ना, सेगमेंट्स के तौर पे यूज़ होता है, और जो है ट्रांसफ़र हो जाता है सेंडर टू रिसीवर के थ्रू। और उसके बाद सेगमेंट्स का क्या मतलब है? सेगमेंट्स का मतलब है एक पैकेट्स की फॉर्म में डेटा जाएगा, फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी, फिर उसके बाद जो है वो डेटा आपका ट्रांसफ़र होगा। 2 types of protocol is used in this layer to transfer a data from sender to receiver, commonly named TCP and UDP। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 तरह के आपके पास प्रोटोकॉल यूज़ होंगे जो कि डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। एक होगा TCP, एक होगा UDP। ये 2 ही ट्रांसपोर्ट हैं जो कि आपको डेटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाएँ। यानी कि इन जनरल एग्जांपल ले लें, अगर मेरे को यहाँ से कराची से हैदराबाद जाना है, तो मेरे पास 3 किस्म की ट्रांसपोर्ट होगी, या एयर फ्लाई से जाऊँगा, या ट्रेन से जाऊँगा, या बस से जाऊँगा, या अगर चौथी रख भी ली तो बाय कार जाऊँ। इसके अलावा मेरे पास ट्रांसपोर्ट है नहीं जो कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले। ठीक इसी तरह जो है नेटवर्क में भी हमारे पास 2 तरह की ट्रांसपोर्ट होती है, एक होगी TCP, एक होगी UDP। उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। वी कैन यूज अ टर्म विंडोइंग टू कंट्रोल द ट्रैफिक फ्लो। इस लेयर में हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं, विंडोइंग। विंडोइंग क्या है? ट्रैफिक फ्लो को कंट्रोल करते हैं। किस तरह? जैसा कि सेंडर ने डेटा सेंड किया, अब रिसीवर की स्पीड स्लो है सेंडर से, तो वो आपको एक्नॉलेजमेंट देगा सेंडर को, हे आप अपना डेटा फ्लो स्लो कर लें, क्योंकि मेरी रिसीविंग की स्पीड बहुत कम है। तो वो अपना डेटा स्लो कर देता है। इस टर्म को हम क्या कहते हैं? विंडोइंग। यानी कि सेंडर की स्पीड और रिसीवर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जो टर्म यूज़ होती है इसमें, उसको क्या करते हैं? कहते हैं विंडोइंग। तो सेंडर की स्पीड
रिसीवर से स्लो नहीं होनी चाहिए और रिसीवर की स्पीड सेंडर से स्लो नहीं होनी चाहिए। इस तरह के एडजस्टमेंट को हम क्या कहेंगे, विंडोइंग। और उसके बाद दूसरी लेयर जो इस लेयर में यूज़ होता है, दूसरा टर्म वो होती है बफरिंग। बफरिंग क्या होती है, जैसा कि सेंडर ने डेटा सेंड किया, उसने कह दिया जी आपका डेटा जो है 10 सेकंड में सेंड हो जाएगा रिसीवर को। जब रिसीवर तक गया तो उसने लगा दिया उसको 20 मिनट्स। तो ये जो टाइमिंग और डेटा रेट है, इसको हम क्या कहते हैं, बफरिंग। वो सेंडर ने जो डेटा सेंड किया, बीच में बफरिंग में रुका रहा जब तक रिसीवर की स्पीड जो नेटवर्क की है वो बहाल नहीं हो जाएगी या एक्टिव नहीं होगी, वहीं पे पड़ा रहेगा। तो इस तरह की चीज़ को हम क्या कहते हैं, बफरिंग। फिर उसके बाद बफरिंग माने एक टेम्परेरी स्टोरेज होगा डेटा का। अगर 120 की स्पीड से डेटा आ रहा है, सेंड हो रहा है, और आगे हमने 50 की स्पीड है, तो उसको मैनेज करने के लिए हमें एक बफरिंग चाहिए होगी जिसमें वो डेटा आर्जी तौर पे या फॉर अ लिमिटेड टाइम स्टोर रहे, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र हो। फिर उसके बाद हमारे पास दो मेन प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, जिसका बार बार मैं टीसीपी और यूडीपी इसलिए कह रहा हूँ, इस पोर्ट में सबसे जो मेन किरदार है इन दोनों का ही है, और यही पूरे नेटवर्क की बैकबोन ही कहते हैं इसको। तो टीसीपी में क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। इसको हम क्या कहेंगे, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। और ये टीसीपी स्टैंड्स फॉर व्हाट, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद ये टीसीपी जो है, जो प्रोटोकॉल है, ये बहुत रिलायबल है क्योंकि इसमें 3 हैंड शेक होता है। 3 हैंड शेक का क्या मतलब है, अगर आपके पास एक तरफ जो है क्लाइंट और दूसरी तरफ सर्वर हो, अगर क्लाइंट ने डेटा सेंड किया सर्वर को, एक्नॉलेजमेंट देगा, सर्वर रेडी हो जाएगा जी, मैं आपका डेटा या आपकी सर्विस के लिए रेडी हूँ। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने उसको रिप्लाई दिया, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद सर्वर ने आपके डेटा को जो है ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र करने के बाद एक्नॉलेजमेंट दी, एक्नॉलेजमेंट के बाद रिसीवर को भेजा, रिसीवर से आपको एक्नॉलेजमेंट आ गई जी आपका डेटा इस स्पेसिफिक पर्सन को रिसीव हो चुका है। इस तरह की चीज़ को हम क्या कहेंगे, 3 हैंडशेक। पहले अलर्ट होगा, फिर क्लाइंट डेटा सेंड करेगा, फिर सर्वर रिसीवर को डेटा सेंड करके आपको कंफर्मेशन दे देगा जी इस क्लाइंट को आपका डेटा पहुंच गया। इसका ये मेन एडवांटेज है कि आपको आपका डेटा सक्सेसफुली जिस पर्सन को आपने भेजना था उसको भिजवा दिया गया। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं अपना कोई टीसीएस का कोई भी पेपर किसी बंदे को भेजना है जो कि कॉन्फिडेंशियल है, तो मैं उसमें कौन सी सर्विस यूज़ करूँगा, टीसीएस की सर्विस यूज़ कर लूँगा या ऐसी थर्ड पार्टी को यूज़ करूँगा जो मुझे रिसिप्ट की फॉर्म में कंफर्मेशन भेजें। तो हम टीसीएस में क्या करते हैं, अपना पार्सल भेजते हैं दूसरे कंट्री को या किसी पर्सन को, तो वो रिसिप्ट मिलती है हमें कंफर्मेशन की, जी यहाँ से चला गया है, और फिर ट्रैकिंग होके हमें पता चल जाता है ये चीज़ रिसीव होगी। दूसरे में क्या है, इसकी जो मेन एग्जांपल क्या है, जीमेल हो गया, हॉटमेल हो गया, कोई भी ईमेल वगैरह हुई, अगर आप बैंक से भी ईमेल आती तो आपको आएगी, ये नहीं है कि पूरे ग्रुप्स को आ जाए। तो इस तरह की चीज़ पे हम कौन सी सर्विस यूज़ करेंगे, टीसीपी की। फिर उसके बाद जो है अगली वाली जो हमारे पास आती है वो होती है यूडीपी, जिसको हम कहते हैं यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। उसको हम क्या कहते हैं, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टीसीपी के बारे में पूछेगा तो आपने कहना है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहेंगे, और यूडीपी के बारे में पूछेगा, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल के बारे में पूछेगा, तो आपने उसको क्या कह देना, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। और ये जो है अनरिलायबल है इसलिए कि इस पे कोई कंफर्मेशन नहीं आएगी रिसीवर की कि आपका डेटा रिसीविंग के पास गया है कि नहीं। जो यूडीपी का जो मेन बेनिफिट है
वो क्या होता है कि अगर आप लाइव वीडियो या ऑडियो स्ट्रीमिंग यूज़ करेंगे और नेटवर्क पे भेजेंगे तो वहाँ पे ये आपको जो है बेनिफिट देगा, जिससे जो है लेटेंसी एज़ कम्पेयर टू टीसीपी जो है वो कम होगी, जिसकी वजह से क्या है कि उसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं होगा, थ्री हैंड शेक नहीं होगा, जस्ट सेंड किया और जो है ये जो है रिसीवर को पहुंच गया, या रिसीवर को नहीं भी पहुंचा तो उस सूरत में ऐसा डेटा फराहम करने के लिए बेनिफिट होता है, जो कि ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए ये बेस्ट। और उसके बाद आप आ जाओ, ये समरी है जिस पे हमने टीसीपी और यूडीपी के डिफरेंसेस लिखे, जिसमें एक लेफ़्ट साइड पे देखें टीसीपी रिलायबल है, ऑब्वियसली रिलायबल है क्योंकि मेल जा रही है, आ रही है और आपको कंफर्मेशन भी मिल रहा है। और यूडीपी अनरिलायबल, आपको नहीं पता किस रिसीवर ने लिया है और किस रिसीवर ने नहीं लिया है, कहाँ तक पहुँचा कहाँ तक नहीं। बोल कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन ओरिएंटेड इसलिए थ्री हैंडशेक होता है, और कनेक्शन लेस में क्या है, नो एक्नॉलेजमेंट नहीं होगी डेटा सेगमेंट की, और जो है डेटा सेंड हो जाएगा विदाउट एनी एक्नॉलेजमेंट। फिर उसके बाद जो है सेगमेंटेशन रीट्रांसमिट होगा। अगर आपने डेटा सेंड किया और वो 90% सेंड हुआ तो आपका डेटा रुक जाएगा, दोबारा रीट्रांसमिट होगा जब तक वो 100% ना हो जाए, और डेटा फ्लो उस वक्त तक नहीं होगा जब वो 100% तक जो है आपका डेटा सेंडर से रिसीवर तक ना पहुंचे। और इसमें विंडोइंग नहीं होगी और रीट्रांसमिशन नहीं होता यूडीपी में, जैसा आपने सेंड किया और जो है वो ऑनलाइन जो है वेब के थ्रू चला गया। फिर उसके बाद जो है सेगमेंटेशन सीक्वेंस होती है, इसमें सीक्वेंसिंग नहीं होगी, डेटा का कोई सीक्वेंस नहीं है, पहला डेटा जो सेगमेंट है 1 2 3 है के तौर पे सीक्वेंस होगा, उसमें सीक्वेंस नहीं होगी। 1 2 3 के बाद अगर स्टॉप हो जाएगा तो 4 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा, फिर 7 नहीं आएगा तो 8 आ जाएगा। तो उसमें एक्नॉलेजमेंट है, उसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं होता, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट का मतलब कंफर्मेशन। फिर उसके बाद आ जाए, इसकी कुछ पोर्ट्स होती है, एग्ज़ाम में इन पोर्ट्स के बारे में ज़रूर क्वेश्चन आएगा, चाहे वो नेटवर्क प्लस का एग्ज़ाम हो या सीसीएनए का हो, जिसमें पोर्ट 2021 है फाइल ट्रांसफ़र की, ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज़ होगी। पोर्ट्स ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट लेयर में ही यूज़ होती है, बट पोर्ट 22 है, इसका जो है आपके सामने समरी दी गई है किसके लिए यूज़ होते हैं। 423 किसके लिए, एसएमटीपी किसके लिए, एचटीटीपी, और इसी तरह पॉप जो कि ईमेल वगैरह जो होता है आउटलुक का, वो जो है 110 यूज़ होगा, 443 और आई मैप 143। 443 वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए, आई मैप ईमेल वगैरह जो आउटलुक से आएगी, जो नया वर्जन है वो ये है। फिर उसके बाद जो है यूडीपी की भी ये जो है पोर्ट्स हैं, 65 68 यूज़ कर सकते हैं डीएचसीपी के लिए, इसमें एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। फिर 69 है टीएफटीपी, इसमें भी एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आप देखो 123 है, फिर इसी तरह 161 62, फिर उसके बाद जो है 500, इनमें जो है किसी चीज़ की एक्नॉलेजमेंट नहीं, क्योंकि ईमेल सिस्टम इसमें नहीं यूज़ हो रहा। फिर उसके बाद आए, इसकी कोई डिवाइसेस होंगी, जैसा कि डिवाइसेस हैं, इस लेयर में जो डिवाइसेस यूज़ होती है वो कौन कौन सी यूज़ होगी। फायरवॉल, जो कि पोर्ट्स की जब बात हो रही है, और ये सिक्योरिटी के लिए है, पोर्ट्स ऑन करना है कि ऑफ करना है उसके लिए है। फिर उसके बाद लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर किसको कहते हैं, जैसा कि आपका डेटा सेंडर के ने जो आपका डेटा है किया उसकी स्पीड ज़्यादा हो और रिसीवर की जो है लो होगी, तो उन दोनों को एडजस्टमेंट के लिए तो हम क्या करते हैं, लोड बैलेंसर यूज़ करते हैं, ये अक्सर जो है या आईएसपी में लग जाती है। फिर वेब सर्वर है, जो कि वेबसाइट होस्टिंग के लिए, डीएनएस की साइट्स जो कि डीएनएस सर्वर है, और उस पर जब आप वेब यूज़ करते हैं या इंटरनेट एक्सप्लोर करते हैं तो उसमें सारा काम वेब का होता है। और उसकी सिक्योरिटी के लिए वेब
इसकी सिक्योरिटी के लिए, वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए हम क्या करते हैं, एक वेब सर्वर लगाते हैं जिस पे कौन कौन सी साइट जो है क्लाइंट को देनी है, कौन सी नहीं देनी, उस पे भी ये यूज़ होगा। और आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में पढ़ा। आज हमने ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में पढ़ा, उसके बाद उसकी पोर्ट्स के बारे में पढ़ा, प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ होती है। दो तरह की प्रोटोकॉल यूज़ होती है, टीसीपी और यूडीपी, और उनका जो है फंक्शन हमने देखा किसके लिए यूज़ होता है। इसका मेन फंक्शन ही जो है ना, ये दो प्रोटोकॉल ही है जो कि डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए असल में ये लेयर यूज़ होती है, चाहे वो ईमेल का हो या स्ट्रीमिंग का हो, किसी भी तरीके का हो। जैसा कि आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं अपने पीसी से यूट्यूब में और स्ट्रीमिंग करवाते हैं, तो वहाँ पे हम यूडीपी यूज़ करते हैं। अगर ईमेल वगैरह यूज़ करनी हो, वहाँ हम क्या कहते हैं, वहाँ हम टीसीपी यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा और इसके पॉइंट्स भी समझ में आए होंगे, और पोर्ट्स जो मैंने दिए इस लेक्चर में, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, नेटवर्क प्लस और CCNA के एग्ज़ाम में, सर्टिफिकेशन में यही पोर्ट्स आएंगी। और उसके अलावा जो डिवाइसेस के बारे में बताया, तो आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और जो है बेनिफिशियल हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है नेटवर्क स्टडीज़, और उसका लिंक जो है इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।